जय हिंद दोस्तों। 12 मार्च इतिहास में 12 मार्च का दिन काफ़ी महत्व रखता है। इसलिए अमृत महोत्सव की शुरुआत भी सन 2021 में इसी दिन की गई थी। यह दिन आज़ादी की यादों को जीवित कर देता है। यह दिन बताता है कि कैसे उस समय नमक ने पूरे देश को यह एहसास करा दिया था कि आज़ादी के लिए हमारी प्रतिज्ञा का ईमानदारी से पालन होना चाहिए। गांधी जी ने इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया। आज जब इस संघर्ष को हम भूलते जा रहे हैं, तब इसे याद करना और भी ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे बना नमक हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार? दोस्तों, ये बात वर्ष 1929 की है, जब लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया गया था। इसे तब सिविल नाफरमानी आंदोलन भी कहा गया। हालांकि इस अधिवेशन के बाद गांधी जी ऐसे प्रभावी तरीके तलाश रहे थे जो लोगों को आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते। उस समय नमक आज़ादी की मांग का सबसे बड़ा हथियार बना। फरवरी वर्ष 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को लेकर विरोध व्यक्त किया। वो समझ गए कि नमक ही अब अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की ताकत बनेगा। तब गांधी जी ने नमक कानून का ये कहते हुए विरोध किया था कि ब्रिटिश सरकार इस पर टैक्स लगाकर करोड़ों लोगों को भूखा नहीं मार सकती। उन्होंने नमक पर टैक्स को मानवता के खिलाफ बताया था। 2 मार्च वर्ष 1930 को उन्होंने इस पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें ब्रिटिश राज को अभिशाप बताया गया था। उस समय देश एक उलझन में फंसा था। लोगों के मन में विश्वास की कमी थी और अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं के मनोबल को भी कमजोर कर दिया था। लोगों को लगने लगा था कि अब आज़ादी का संघर्ष आसान नहीं होगा। ये वही दौर था जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ देश में कई मुकदमे चल रहे थे। ब्रिटिश सरकार यही सोच रही थी कि अगर गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू भी किया तो ये सफल नहीं होगा। शायद उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि गांधी जी ने कैसे तोड़ा नमक कानून। महात्मा गांधी ने उस समय भारत के 7 लाख गांवों में से हर 10 लोगों से सत्याग्रह में भाग लेने के लिए अपील की। इस अपील का लोगों पर काफ़ी गहरा असर हुआ, क्योंकि जब गांधी जी ने 12 मार्च सन 1930 को साबरमती आश्रम से 390 किलोमीटर की दांडी यात्रा शुरू की, तब इसमें 78 सहयोगी ही उनके साथ थे। लेकिन जब ये यात्रा शुरू हुई तो इसके दृश्यों ने लोगों को भावुक कर दिया और यात्रा के दौरान जनसमूह गांधी जी के साथ जुड़ता चला गया। 390 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा 24 दिनों तक चली थी और 6 अप्रैल सन 1930 को दांडी में गांधी जी ने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा। तब उन्होंने समुद्र तट के किनारे से नमक उठाकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। इसके बाद देश के कई हिस्सों में नमक कानून का विरोध शुरू हो गया। तमिलनाडु में इस आंदोलन का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था, जो आज़ाद भारत के गवर्नर जनरल भी बने। आंदोलनकारियों का एक दल तब असम से संयुक्त बंगाल के नोवाखाली में नमक बनाने के लिए पहुंच गया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रह के लिए कई शिविर स्थापित किए गए, जहां नमक बनाकर अंग्रेजों का विरोध होता था। समुद्र से लगने वाले राज्यों में इस सत्याग्रह का काफ़ी प्रभाव दिखा, जबकि ऐसे राज्य जहां समुद्र नहीं है, वहां दूसरी चीज़ों पर लगने वाले अंग्रेजी टैक्स का विरोध शुरू हो गया। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे और क्यों 4 मई सन 1930 को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 4 मई सन 1930 को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वो गुजरात के धरासना के एक बड़े नमक कारखाने पर धावा बोलने वाले थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू ने इस आंदोलन की कमान संभाल ली। सरोजनी नायडू उस समय 2000 लोगों के साथ धरासना के नमक कारखाने पर पहुंची और ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। उस समय लोगों को अलग अलग जत्थों में बांट दिया गया और एक एक करके लोगों का ये जत्था कारखाने की तरफ बढ़ता था। इन्हें लाठियों से बुरी तरह पीटा जाता था। तब इस अहिंसक आंदोलन में 320 सत्याग्रही घायल हो गए थे और 2 मारे भी गए थे। अमेरिका के मशहूर पत्रकार बेव मिलर ने उस समय इस घटना का पूरा ब्यौरा छापा था। उन्होंने लिखा था कि समाचार भेजने के अपने कार्यकाल के 18 वर्षों के दौरान मैंने कई नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचों में विद्रोह देखे हैं, लेकिन धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये शब्द उस समय अमेरिकी पत्रकार के थे।
सोचिए नमक की ताकत से ब्रिटिश सरकार उस समय कितनी डरी हुई थी। इस डर की एक बड़ी वजह यह भी थी कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह काफ़ी बड़ा रूप ले चुका था और इसने सिविल नाफरमानी आंदोलन में भी नई जान फूंक दी थी। उस दौरान अंग्रेज़ों ने काफ़ी दमन किया, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके एक साल बाद अंग्रेज़ ये समझ गए थे कि अगर उन्होंने गांधी जी को बिना शर्त के जेल से रिहा नहीं किया और उनकी मांगें नहीं मानी तो उनकी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। इसके लिए पहले उन्होंने 25 जनवरी सन 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया और फिर 5 मार्च सन 1931 को ही गांधी जी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत अंग्रेजों ने नमक से टैक्स हटाने सहित महात्मा गांधी जी की कई मांगों को मान लिया। हालांकि जिस समय यह समझौता हुआ उसके 17 दिन बाद ही 23 मार्च सन 1931 को शहीद भगत सिंह, शिवराम हरी राजगुरु और सुखदेव थापर को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। कहा जाता है कि अगर गांधी जी समझौते से पहले शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को टालने के लिए लॉर्ड इरविन पर और दबाव बनाते तो शायद उन्हें फांसी नहीं होती। फिर वो दिन आया जिसे अंग्रेज हुकूमत कभी नहीं भूल पाए। 9 मार्च सन 1930 को साबरमती के किनारे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कहा जाता है कि उस वक्त 75,000 से ज़्यादा लोग साबरमती के तट पर महात्मा गांधी जी को सुनने के लिए पहुंचे थे। महात्मा गांधी जी ने यहीं से दांडी मार्च की घोषणा की थी। साबरमती के किनारे उन्होंने कहा, अहिंसा अपनाते हुए हमने बहुत संघर्ष किया है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में खड़ी रह सकती हैं। इस संबोधन के बाद शुरू हुआ ऐतिहासिक दांडी मार्च। हाथों में एक छड़ी, तन पर सूती कपड़े डाले महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया और इसका मकसद था देश के लोगों पर थोपे गए नए टैक्स का विरोध करना। गांधी जी के साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे जिन्हें अपने महात्मा पर भरोसा था। इन लोगों में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ आ गए थे। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी तकरीबन 390 किलोमीटर थी। ये दूरी पैदल ही तय की जानी थी। महात्मा गांधी इस उम्र में भी तेज कदमों से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहे। उनके साथ उनके आश्रम के 78 लोग थे, जिनमें उनका खास बैंड भी शामिल था, जो रास्ते में भजन कीर्तन करता रहता था। जिस रास्ते से गांधी जी गुजरते वहाँ हजारों लाखों लोगों की लंबी कतारें थी। उन रास्तों पर तिल रखने की जगह भी नहीं थी। आज़ाद भारत की चाहत, अंग्रेजों के खिलाफ जाने का जुनून ऐसा था कि ना किसी को रास्तों की धूल की फिक्र थी और ना ही किसी को पत्थरों की। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी जहाँ भी पहुंचे वहाँ लोगों ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। हर कोई इस ऐतिहासिक मार्च में गांधी जी के साथ जुड़ना चाहता था। ये एक लंबी यात्रा थी। मार्च में शामिल कुछ लोगों के कंधों पर गठरियाँ थी, कुछ के कंधों पर छोटे थैले। छोटे छोटे बच्चे नारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। साबरमती आश्रम से लगभग 50 किलोमीटर चलने के बाद पहला पड़ाव था असलाली। असलाली की एक धर्मशाला में गांधी जी के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। असलाली पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। आम के पेड़ों के पत्तों से बंधनवार सजाकर उनका इंतजार हो रहा था। इसी गांव में शाम की प्रार्थना भी आयोजित की गई थी। प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी ने लोगों को संबोधित किया और कहा, जब तक नमक पर लगने वाला कर नहीं हटाया जाएगा तब तक वो आश्रम नहीं लौटेंगे। इस रात वहीं ठहरने के बाद अगले दिन यात्रा फिर शुरू हो गई और बढ़ चली अपनी मंजिल की ओर। लगभग 15 दिनों के बाद दांडी मार्च नर्मदा नदी के किनारे पहुंच चुका था। यहाँ कुछ देर के लिए दांडी में शामिल जनता ने आराम किया। लगभग 24 दिनों और 390 किलोमीटर की यात्रा के बाद समंदर का किनारा नजर आने लगा। 5 अप्रैल सन 1930 की सुबह महात्मा गांधी के साथ लाखों लोगों का काफिला दांडी पहुंचा और दांडी में सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी जी का स्वागत किया। दांडी में समंदर किनारे पहुंचे महात्मा गांधी ने सबसे पहले वहां के एक मकान में आराम किया। कुछ घंटे आराम करने के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया और नमक पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया, जो अगली सुबह से शुरू होने जा रही थी।
लोगों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने सबसे पहले नमक कानून तोड़ने की बात दोहराई। उन्होंने साफ कर दिया कि जिनको भी अंग्रेजी सरकार से डर लगता है वे लौट जाएं। जो लोग जेल जाने के लिए या गोली खाने के लिए तैयार हैं वो मेरे साथ कल सुबह मौजूद रहें। 6 अप्रैल सन 1930 की ऐतिहासिक सुबह महात्मा गांधी की प्रार्थना के साथ शुरू हुई। प्रार्थना खत्म होने के बाद महात्मा गांधी जी ने जनता को खास निर्देश दिए और फिर अब्बास तैयब और सरोजिनी नायडू को अपना उत्तराधिकारी बताकर समंदर की ओर बढ़ चले। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले समंदर में स्नान किया। उसके बाद धीमे धीमे कदमों से उस जगह पर पहुंचे जहां जमीन पर नमक था। वहां पहुंचकर गांधी जी ने अपनी एक मुट्ठी में उस नमक को ऐसे भर लिया, इस तरह से महात्मा गांधी ने नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के घमंड को तोड़ दिया हो। ये गांधी जी का देश को एक बड़ा संकेत था कि अब समय आ गया है कि नमक खुद बनाया जाए। पूरे देश में लोग अपने अपने तरीके से नमक बनाने लगे। जो गांव समंदर किनारे बसे थे वहां नमक बनाने का काम हर रोज़ होने लगा। ज़रूरत के मुताबिक ये लोग नमक बांटा भी करते थे। इस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने लोगों पर काफ़ी जुल्म किए, कई गिरफ्तारियां की, लेकिन खुद से नमक बनाने का काम बंद नहीं हुआ बल्कि और बढ़ता ही चला गया। यही इस दांडी मार्च की सबसे बड़ी कामयाबी थी। नमक कानून को तोड़ने पर महात्मा गांधी को 4 मई को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें यरबड़ा जेल में रखा गया। तो ये थी दांडी मार्च की पूरी कहानी, जिसने भारत देश को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई। फिर ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, यारों को, सभी को शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।